फीमेल पायलट अमीलिया अर्हाट एक बहुत ही खतरनाक कदम उठाती है। पर दिक्कत ये थी कि फ्लाइट से पहले ही अमीलिया ने इस चौथे एंटीना को निकाल दिया था। अमीलिया को ये बात नहीं पता थी कि उनकी ये फ्लाइट आखिरी फ्लाइट होने वाली है। अमीलिया का आखिरी मैसेज जो शिप पे आता है वो ये था, पैसिफिक ओशियन धरती का सबसे लार्जेस्ट ओशियन है। अगर आप ग्लोब पे देखोगे तो धरती के एक साइड सिर्फ पानी ही दिखेगा। इसके साइज का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि इसमें साइड बाय साइड 5 मून्स आ जाएंगे। और अगर तो आप पैसिफिक ओशियन के मिडल में खड़े होते हो तो वहां से जो सबसे क्लोज इंसान आपके पास होगा वो धरती का कोई इंसान नहीं होगा, बल्कि स्पेस में ISS में फ्लोट कर रहे एस्ट्रोनॉट्स होंगे। मतलब इससे आपको अंदाजा लग गया होगा कि पैसिफिक ओशियन कितना जाइंट है। और पैसिफिक ओशियन का ये जाइंट साइज ही कारण है कि कोई भी एरोप्लेन इसके ऊपर से नहीं उड़ती, क्योंकि अगर बीच में इमरजेंसी आ गया तो पानी के अलावा और कुछ नहीं दिखेगा। बट 1937 में एक बहुत ही जाबाज फीमेल पायलट अमीलिया अर्हाट एक बहुत ही खतरनाक कदम उठाती है प्लेन से अर्थ को पूरा राउंड करने के लिए, जिसे सरकम नेविगेशन कहते हैं। अब ऐसा नहीं है कि इनसे पहले किसी ने सरकम नेविगेशन नहीं किए थे, पर जिन्होंने भी किया था उन्होंने साउथ पोल या नॉर्थ पोल के करीब से किए थे। मतलब ऐसे रास्ते को चुने थे जहाँ पे लैंड अवेलेबल था। पर अमीलिया बिल्कुल अलग थी, उन्होंने इक्वेटोरियल रूट को चुना। मतलब काइंड ऑफ पूरा धरती के बीचों बीच से सरकम नेविगेट करने के लिए। और इसका मतलब ये था कि उनको धरती के सबसे विशाल ओशियन पैसिफिक ओशियन को भी क्रॉस करना था। अब चूंकि अमीलिया एक बहुत ही एक्सपर्ट पायलट थी और उन्होंने अपने फ्लाइट के दौरान बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनाए थे, जैसे फर्स्ट वुमेन टू फ्लाई द अटलांटिक ओशियन, फर्स्ट वुमेन टू फ्लाई द अटलांटिक सोलो, फर्स्ट वुमेन टू फ्लाई नॉन स्टॉप कोस्ट टू कोस्ट अक्रॉस द US, और भी बहुत सारे रिकॉर्ड्स। इसीलिए अमीलिया अपने नाम फर्स्ट वुमेन टू सरकम नेविगेट करने का भी रिकॉर्ड हासिल करना चाहती थी। वो पूरा प्लानिंग करती है और 20 मई 1937 को अपने इस प्लेन जिसका नाम था लॉकहीड इलेक्ट्रा 10E, इसको लेकर US के कैलिफोर्निया के ओकलैंड से उड़ान भरती है। अब ऑफ कोर्स इनको पूरे अर्थ का सरकम नेविगेट करने के लिए 47,000 किलोमीटर ट्रैवल करना था, इसीलिए इनको बीच में रिफ्यूलिंग के लिए भी लैंड करना था। इसीलिए इनका रूट कुछ ऐसा था, US के कैलिफोर्निया से साउथ अमेरिका के रास्ते नेटल ब्राजील तक पहुंची, फिर वहां से उड़ान भरकर साउथ अफ्रीका के डक्कर तक, फिर वहां से कराची पाकिस्तान, देन कोलकाता इंडिया, देन म्यांमार, थाईलैंड, सिंगापुर, फिर वहां से ऑस्ट्रेलिया के डार्विन शहर एंड देन ऑस्ट्रेलिया से न्यू गिनिया के ले शहर तक पहुंची। अब यहाँ तक इनका सफर एकदम मस्त था। अब इस मैप पे देखो, यहाँ पे है न्यू गिनिया और इसके आगे है पूरा पैसिफिक ओशियन, जिसको क्रॉस करके इनको फिर से US के कैलिफोर्निया जाना था, जिससे इनका सरकम नेविगेशन पूरा हो जाता। बट यार पैसिफिक ओशियन की चौड़ाई 19,000 किलोमीटर से भी ज्यादा है और तब के प्लेन तो और प्रिमिटिव थे। मतलब ज्यादा देर तक नहीं उड़ सकते थे और ज्यादा फ्यूल भी नहीं होल्ड कर सकते थे। इसका मतलब ये था कि अमीलिया को पैसिफिक ओशियन में भी कम से कम 2 बार लैंड करके फ्यूल भरना था। अब पैसिफिक ओशियन में आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे है हवाई आइलैंड, जो अमीलिया के लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन था रिफ्यूलिंग के लिए, जहाँ पे लोग रहते भी हैं और वहाँ पे एयरपोर्ट भी है। बट दिक्कत ये है कि ये भी न्यू गिनिया से 6,455 किलोमीटर दूर है। मतलब इनको बीच में एक और स्टॉपेज की जरूरत थी और वो स्टॉपेज बनने वाला था ये छोटा सा आइलैंड जिसका नाम है हॉलैंड। ये आइलैंड इतना छोटा है कि बस 2 किलोमीटर लंबा और बस 0.5 किलोमीटर चौड़ा है। मतलब इतना छोटा है कि ओशियन में आकाश से दिखता भी नहीं। अब चूंकि ये आइलैंड टोटली अनइनहेबिटेड था, इसलिए टेम्पररी अमीलिया के लैंडिंग के लिए यहाँ एक रनवे बनाया जाता है और वहाँ पे एक शिप जिसका नाम कोस्ट गार्ड कटर USS इटास्का था, उसको डिप्लॉय किया जाता है ताकि अमीलिया को सिग्नल भेज सके और लैंडिंग में हेल्प कर सके। अब चूंकि ये बहुत ही आइसोलेटेड और चैलेंजिंग जगह था, इसीलिए यहाँ पे लैंडिंग के लिए एक बहुत ही एक्सपर्ट नेविगेटर की जरूरत थी। इसीलिए अमीलिया फ्रेड नूनन को लेती है, जो कि एक बहुत ही एक्सपर्ट नेविगेटर थे, और अपने प्लेन में फ्यूल भरती है और 2 जुलाई 1937 को न्यू गिनिया के ले से हॉलैंड आइलैंड की तरफ उड़ान भरती है। अमीलिया को ये बात नहीं पता थी कि उनकी ये फ्लाइट आखिरी फ्लाइट होने वाली थी। अमीलिया कुछ चीजों को नजरअंदाज कर देती है, जिससे वो लिटरली पैसिफिक ओशियन में खो जाती है। मतलब उसको वो हॉलैंड आइलैंड मिलता ही नहीं है।
मतलब न्यू गिनिया से उड़ान भरने के बाद पहले तो वो मस्त आगे बढ़ती है, बट जब वो हॉलैंड आइलैंड से बस 350 किलोमीटर दूर थी तो 6:14 AM पे इटास्का को लोकेशन प्रोवाइड करने के लिए मैसेज भेजती है और यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। इटास्का के ऑपरेटर्स रियलाइज करते हैं कि वो अमीलिया के रेडियो से ट्यून नहीं कर पा रहे हैं। मतलब वो सिग्नल तो ले पा रहे थे पर भेज नहीं पा रहे थे। अब जैसे जैसे टाइम बीत रहा था अमीलिया घबरा रही थी। 7:30 AM पे अमीलिया इटास्का को मैसेज भेजती है कि हमारा फ्यूल खत्म हो रहा है और हमें हॉलैंड आइलैंड नहीं मिल रहा है। अमीलिया का आखिरी मैसेज जो शिप पे आता है वो ये था कि मैं और नूनन एक लाइन में नॉर्थ से साउथ और साउथ से नॉर्थ ट्रेवल कर रहे हैं और हमें लोकेशन नहीं मिल रहा है। उसके बाद उनसे कनेक्शन बिल्कुल कट ऑफ हो जाता है। इस लास्ट मैसेज के करीब 1 घंटे बाद इटास्का इनके सर्च मिशन पे निकल जाती है। तुरंत यूएस नेवी भी ज्वाइन कर लेती है और सर्च में 1 दिन बीतते हैं, 2 दिन बीतते हैं, 3 दिन बीतते हैं, 1 महीना बीतता है, 2 महीना बीतता है, पूरे 18 महीने बीत जाते हैं। $4 मिलियन लग जाते हैं इनको ढूंढने का। सर्च ऑपरेशन उस वक्त यूएस का सबसे एक्सपेंसिव सर्च ऑपरेशन बन जाता है, बट इसके बावजूद भी इन दोनों का या इनके प्लेन का एक भी एविडेंस नहीं मिलता है, जिसके चलते 5 जनवरी 1939 को अमीलिया को लीगली डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। आज इस घटना के 87 साल हो चुके हैं और टाइम पे बहुत सारे सर्च ऑपरेशंस भी किए जा चुके हैं, बट आज तक भी अमीलिया का या उनसे रिलेटेड एक भी चीज का एक भी एविडेंस नहीं मिला है। तो आखिर उस दिन क्या हुआ था अमीलिया के साथ कि वो हॉलैंड आइलैंड तक नहीं पहुंच सकी और पैसिफिक ओशन में खो गई? और इतने सारे सर्च ऑपरेशंस करने के बाद भी आखिर आज तक भी उनका एक भी एविडेंस क्यों नहीं मिला? रिसर्च करने के बाद पता चला कि कुछ ऐसी गलतियां थी जो लगातार होती गई, बट स्पेसिफिकली अमीलिया ने अगर ये 2 गलतियां नहीं की होती तो शायद वो जिंदा बच जाती और सरकम नेविगेट करने का रिकॉर्ड भी बना चुकी होती। बट आखिर वो गलतियां क्या थी, एग्जैक्टली इनके साथ क्या हुआ था और आज तक इनका कोई एविडेंस क्यों नहीं मिला? तो देखो, अमीलिया के साथ जो मेन इशू हुआ था वो हुआ था कम्युनिकेशन को लेकर। अब ऑफ कोर्स पहले एडवांस्ड कम्युनिकेशन सेटअप नहीं हुआ करते थे जैसे आज होते हैं, बट फिर भी अमीलिया के प्लेन में 3 रेडियो एंटीना थे जो कम्युनिकेशन के लिए काफी थे। पहला था डोर्सल एंटीना जो प्लेन के ऊपर था और ये वॉइस ट्रांसमिशन के लिए यूज होता था। दूसरा था वेंट्रल एंटीना जो इसके नीचे लगा था और ये मोर्स कोड भेजने के लिए यूज होता था। और तीसरा था लूप एंटीना जो कॉकपिट के ऊपर लगा था और ये मेनली नेविगेशन के लिए यूज होता था, मतलब कहां से रेडियो सिग्नल आ रहा है ये पता करने के लिए। और हॉलैंड के पास जो इटास्का शिप खड़ी थी उसमें भी रेडियो एंटीनास थे वॉइस के लिए और मोर्स कोड भेजने के लिए। बट दिक्कत ये थी कि इटास्का और इलेक्ट्रा दोनों के रेडियो एंटीनास अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे सेट थे। इटास्का के लो फ्रीक्वेंसी पे सेट थे और अमीलिया के जहाज इलेक्ट्रा के हाई फ्रीक्वेंसी पे। बट अच्छी कम्युनिकेशन तभी हो पाती जब दोनों सेम फ्रीक्वेंसी पे सिग्नल भेजते और रिसीव करते। और यही कारण है कि कभी कभी अमीलिया को इटास्का का और इटास्का को अमीलिया का सिग्नल मिल तो रहा था बट काफी डिस्टॉर्टेड फॉर्म में। इसीलिए जब वॉइस वाला सिग्नल फेल हो गया तब इटास्का ने अमीलिया को मोर्स कोड में भी सिग्नल भेजा और अमीलिया ने उसे रिसीव भी किया। बट दिक्कत ये थी कि अमीलिया को वो समझ नहीं आ रहा था क्योंकि वो डायरेक्शन फाइंडिंग में कमजोर थी। बट इन दोनों एंटीनास के फेल हो जाने के बावजूद भी अगर अमीलिया चाहती तो वो अपने तीसरे एंटीना यानी इस लूप एंटीना को ऐसे रोटेट करके वो इटास्का से कम्युनिकेट कर सकती थी, क्योंकि ऐसे रोटेट कर देने के बाद ये इटास्का के सिग्नल को आसानी से कैच कर लेता। बट अमीलिया ने ऐसा नहीं किया और ये थी अमीलिया की एक बहुत बड़ी गलती। अब उन्होंने शायद इस एंटीना को इसलिए रोटेट नहीं की होगी बिकॉज वो इन सब में एक्सपर्ट नहीं थी और हो सकता है कि उस समय वो काफी पैनिक थी इसीलिए उनको कुछ आइडिया नहीं आ रहा होगा। इसके अलावा इस इलेक्ट्रा प्लेन में एक चौथा एंटीना भी होता था जो इसके पीछे होता था, ट्रेलिंग वायर एंटीना जो काफी लंबा होता था और इसको फ्लाइट के बाद डिप्लॉय किया जाता था और ये लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को कैच करने में बहुत कैपेबल था। मतलब अगर प्लेन में ये एंटीना होता तो अमीलिया इटास्का के लो फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल को कैच करके आसानी से कम्युनिकेट कर पाती। पर दिक्कत ये थी कि फ्लाइट से पहले ही अमीलिया ने इस चौथे एंटीना को निकाल दिया था ताकि प्लेन का वेट हल्का हो सके और फ्यूल का कंजम्पशन कम हो सके। और ये थी अमीलिया की एक और बड़ी गलती। बट अमीलिया की ये गलतियां और इटास्का और इलेक्ट्रा के रेडियो फ्रीक्वेंसी अलग अलग होने की गलतियां, बट इतना सा ही मिस्टेक नहीं हुआ था बल्कि कुछ और भी मेजर मिस्टेक हुए थे। और वो
मेजर मिस्टेक ये था कि दोनों अलग अलग टाइम जोन्स को यूज कर रहे थे, जिसमें आधे घंटे का फासला था। अमीलिया ग्रीनविच सिविल टाइम को यूज कर रही थी, जबकि टास्का नेवल टाइम जोन सिस्टम को। और ये भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक थी, बिकॉज आप सोच कर देखो, दो लोग अलग टाइम जोन्स में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो भाई सही लोकेशन पे सही टाइम पे कैसे पहुंच पाएंगे। और गलतियां एक्चुअल में डोमिनो इफेक्ट की तरह काम करती है। अगर एक गलती होने के बाद उसको नहीं सुधारे तो दूसरी गलती होगी, तीसरी गलती होगी और अंत में सब कुछ तबाह। और अमीलिया के केस में भी ऐसा ही हुआ। एक एक गलती मिलकर इतनी सारी गलतियां हो गई कि वो कभी हॉलैंड आइलैंड तक पहुंच ही नहीं सकी और पैसिफिक ओशियन में कहीं खो गई। अब जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि जब अमीलिया से कम्युनिकेशन लॉस्ट हो गया तो उसके 1 घंटे बाद सर्च ऑपरेशन स्टार्ट कर दिए गए, बट उनका एक भी एविडेंस नहीं मिला। तो एग्जैक्टली उनके साथ हुआ क्या होगा? वेल, इस इंसिडेंट के 3 साल बाद साल 1940 में हॉलैंड आइलैंड से 400 माइल दूर एक छोटा सा आइलैंड है निकू मारोरो नाम से। वहाँ पे एक ब्रिटिश ऑफिसर गेराल्ड गैलेगर के द्वारा एक्सपेडिशन की जाती है, जहाँ पे उनको इंसानों के कई सारे बोन्स और एक स्कल भी मिलता है। जिसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ टेनेसी के रिसर्चर्स इसको एग्जामिन करते हैं और बताते हैं कि ये अमीलिया के बोन हो सकते हैं। जिसके बाद ये थियरी सजेस्ट की जाती है कि जब अमीलिया को हॉलैंड आइलैंड नहीं मिला होगा तो वो लोग निकू मारोरो आइलैंड पे लैंड किए होंगे और हेल्प ना मिल सकने के चलते मर गए होंगे। बट अगले साल जब उसी बोन को फिजी के रिसर्चर्स रिसर्च करते हैं तो बताते हैं कि ये बोन किसी फीमेल का नहीं है, बल्कि किसी मेल का है जिसका एज 45 से 55 के बीच होगा और वो एक यूरोपियन डिसेंडेंट का था। किसी कारण के वजह से ये बोन्स खो जाते हैं, बट अगेन 1998 में कुछ रिसर्चर्स सामने आते हैं और पहले लिए गए मेजरमेंट्स को देखकर बताते हैं कि नहीं, ये किसी फीमेल का ही बोन है। बट अगेन 2015 में स्टडी की गई और फिर रिसर्चर्स ने कहा कि नहीं, ये किसी मेल का बोन है। मतलब यहाँ पे खुद रिसर्चर्स कंफ्यूज है कि ये मेल का बोन है या फीमेल का। तो भाई अमीलिया के ये तो दूर की बात है। वैसे 1980 में टिघार ग्रुप द्वारा भी इस निकू मारोरो आइलैंड पे एक्सपेडिशन की जाती है, जहाँ पे इतने सारे आइटम्स मिलते हैं। एक नेविगेशन डिवाइस, एक बेनेडिक्टिन की बोतल, एक कॉस्मेटिक जार, एक छोटी सी जार जिसमें कोई क्रीम हो सकता था, बटन्स, पार्ट्स ऑफ पॉकेट नाइफ और भी बहुत सारी चीजें आप लिस्ट देख सकते हो। अब टिघार ग्रुप तो इन आइटम्स को अमीलिया और नूनन से कनेक्ट कर रहे थे, बट टू बी ऑनेस्ट कहा जाए तो इनमें से कोई भी आइटम अमीलिया, नूनन या उनके प्लेन से बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा था। इसके अलावा कुछ लोग स्पेकुलेट करते हैं कि अमीलिया रास्ता भटक कर मरियाना आइलैंड पे चली गई होगी, जो उस वक्त जापानीज के कंट्रोल में था और इसलिए जापानीज ने अमीलिया और नूनन को पकड़कर एग्जीक्यूट कर दिए होंगे। इसके बाद 1970 में जोसेफ गेरवेस नाम का एक बंदा अमीलिया के डिसअपीयरेंस पे एक बुक लिखता है, अमीलिया अरहर्ट लाइव्स, जिसमें वो और नेक्स्ट लेवल जाता है। वो बंदा उस बुक में लिखता है कि अमीलिया को जापानीज ने पकड़ा तो था पर एग्जीक्यूट नहीं किए थे, बल्कि उनको सेफली यूएस में ट्रांसपोर्ट कर दिए थे। और इस लेडी को, जिसका नाम इरिम बुलाम था, वो बंदा कहता है कि यही अमीलिया है और अपना भेष बदल कर रह रही है, क्योंकि इसका अपीयरेंस अमीलिया से काफी मिलता जुलता था। उस बंदे का कहना था कि अमीलिया ने अपना नाम इसलिए बदला क्योंकि 1939 में उनको लीगली डेड डिक्लेयर कर दिया गया था। अब जब ये थ्योरी पब्लिश की जाती है तब असली वाली इरिन बुलाम यानी इनको परेशानी होने लगती है और ये कहती है कि मैं अमीलिया नहीं हूँ और इसलिए जिस कंपनी ने वो बुक पब्लिश की थी उसके खिलाफ $1.5 मिलियन की एक लॉसूट फाइल कर देती है रेपुटेशन डैमेज के केस में, जिसके बाद पब्लिशर को मार्केट से सारे बुक्स विड्रॉ करने पड़े और ये औरत मरते दम तक कहती रही कि नहीं, मैं अमीलिया नहीं हूँ। और 1982 में इनकी भी मृत्यु हो गई और अमीलिया के डिसअपीयरेंस को लेकर और भी बहुत सारे हाइपोथेसिस है, बट इनमें से हम किस पे बिलीव करें? वेल, यहाँ पे आप अपना खुद दिमाग लगाकर सोच सकते हो कि एग्जैक्टली अमीलिया के साथ उस दिन क्या हुआ होगा। याद करो, अमीलिया ने अपने लास्ट मैसेज में कहा था कि उसको आइलैंड नहीं मिल रहा है और उसका फ्यूल खत्म हो रहा है, तो इट्स वेरी पॉसिबल कि अमीलिया पैसिफिक ओशियन के ऊपर उड़ती रही होगी और इवेंचुअली फ्यूल खत्म हो जाने के बाद वो ओशियन में क्रैश कर गई होगी और वो दोनों मारे गए होंगे। अब यहाँ पे सवाल बनता है कि जब इतने सारे सर्च ऑपरेशंस किए गए तो उनके बारे में कुछ ठोस सबूत या प्लेन का कोई मलबा तो मिलना चाहिए। तो हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, बट द थिंग इज पैसिफिक ओशियन काफी ह्यूज है और इतने विशाल महासागर में एक छोटा सा प्लेन का टुकड़ा ढूंढना आसान नहीं है, क्योंकि यार आप खुद देखो ना, टाइटैनिक 1912 में अटलांटिक ओशियन में डूबा था, बट इसके मलबे को ढूंढने में 73 साल लग गए।
साल 1985 में जाकर रॉबर्ट बिलार्ड ने टाइटैनिक के मलबे को ढूंढा था। तो इट्स वेरी पॉसिबल कि कभी न कभी अमीलिया के प्लेन का मलबा भी मिल ही जाएगा। वैसे अगर फ्लाइट से पहले अमीलिया और इटास्का के ऑपरेटर्स के बीच सही से प्लानिंग हुआ होता तो यह हादसा कभी हुआ ही नहीं होता। और इस घटना का यही सीख है, अच्छे से प्लानिंग करके ही किसी काम को एग्जीक्यूट करने जाओ, वरना रिजल्ट बहुत बुरा हो सकता है।